आज सुनिए वर्तमान दौर की प्रतिष्ठित और जानी मानी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी हवाएं। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मम्मी, चौक पूर दिया है। पूजा की चौकी रखकर केले के पत्ते भी रख दिए हैं। पूजन तथा प्रसाद की सभी सामग्री भी थालियों में लगाकर चौकी के पास रख दिया है। सौरभ जी की बेटी कोमल ने माँ से कहा। कोमल की माँ दूसरे कमरे में अपने पति सौरभ जी के साथ कुछ विचार विमर्श कर रही थीं। सौरभ जी ने नया फ्लैट लिया है। आज उसी नए घर के गृह प्रवेश की पूजा है, जिसके लिए पूरा परिवार एकत्र हुआ है। सौरभ जी के परिवार में पत्नी, बेटा, बहू तथा बेटी है। सब यहाँ आ गए हैं। पूजन की सामग्री तथा अन्य चीज़ें पत्नी अपने पुराने घर से ले आई हैं। बहू और बेटी ने मिलकर सामने के कमरे में, जो कि ड्राइंग रूम बनने वाला है, वहाँ के फर्श को साफ कर चौक पूर दिया है। बस पंडित जी के आने की प्रतीक्षा हो रही है। सौरभ जी ने पंडित जी को यहाँ का पता मैसेज कर दिया है। पंडित जी का फ़ोन आया था कि वो यहाँ के लिए चल दिए हैं। ये नई कॉलोनी है, शहर से थोड़ा बाहर बसी है। यही कारण है कि पंडित जी को यहाँ आने में समय लग रहा है। पता और मार्ग पूछने के लिए 2 बार पंडित जी का अब तक फ़ोन भी आ चुका है। पंडित जी ने कहा है कि बस अब वो पहुँचने वाले हैं। पंडित जी भी तो उधर के ही हैं जहाँ सौरभ जी का पुराना मकान है। ये एरिया पंडित जी का देखा सुना नहीं है, इसलिए उन्हें सौरभ जी का नया आशियाना ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही है। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। सौरभ जी ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही पसीने से लथपथ, हकबकाए हुए से पंडित जी घर में दाखिल हुए। आते ही कमरे में रखी प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गए तथा गले में पड़े अंगोछे से पसीना पोंछने लगे। साथ ही सभी कमरों में जहाँ तक दृष्टि जा रही थी देखते जा रहे थे। सौरभ जी, उनकी पत्नी और पुत्र अरुणाभ कमरे में आ चुके थे। घर ढूंढने में परेशानी तो नहीं हुई पंडित जी? सौरभ जी ने पूछा। बड़ी दूर घर ले लिए। कुछ देर खामोश रहने के पश्चात पंडित जी ने कहा, जहाँ का दाना पानी भगवान ने लिखा है वहीं रहना होगा, कहकर सौरभ जी मुस्कुरा पड़े। हाँ, वो तो है, कहकर पंडित जी चुप हो गए। पानी पिएंगे? देखने से प्रतीत हो रहा था कि पंडित जी का गला सूख रहा है, अतः सौरभ जी ने पंडित जी से पूछ लिया। हाँ, पी लेंगे, पंडित जी ने कहा। इतनी देर में सौरभ जी का बेटा गिलास में पानी लेकर आ गया। हे कहकर पंडित जी ने गिलास हाथों में पकड़ लिया। घर गृहस्थी तो यहाँ है नहीं, इसलिए प्लास्टिक का गिलास है काम चलाने के लिए यहाँ, सौरभ जी बोले। पानी पीकर पंडित जी ने हाथ मुंह धोने के लिए पूछा। सौरभ जी ने ड्राइंग रूम से अटैच बाथरूम की ओर संकेत कर दिया। कुछ ही देर में हाथ मुंह अंगोछे से पोंछते हुए पंडित जी बाहर आए और ड्राइंग रूम में बिछी आसनी पर बैठते हुए पूजा की तैयारी करवाने लगे। मार्च माह के प्रारंभ के दिन थे। सर्दियां समाप्त हो गई थीं। शनय शनय गर्मी ने दस्तक देनी प्रारंभ कर दी थी। धीमी गति से चलती हवाएं थोड़ी देर में सहसा सरसराहट के साथ गति पकड़ ले रही थीं। तापमान में यद्यपि कुछ विशेष वृद्धि नहीं हुई थी, किंतु यह इलाका खुला था, पूरी तरह बसा नहीं था। सड़कें और बिल्डिंगें अभी बन रही थीं, इस कारण यहाँ गर्मी और धूल का प्रभाव कुछ अधिक था। कुछ वर्षों पूर्व ये क्षेत्र कृषि प्रधान था। खेत और बाग बगीचों से हरा भरा। आसपास कई गांव थे। गांव का क्षेत्र तो सिमट गया, किंतु आबादी अब भी वहीं निवास करती है। शहरीकरण की ओर बढ़ रहे इस क्षेत्र के गांव अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गांवों के अधिसंख्य लोग अपनी ज़मीनें यहाँ के बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ बेच यहीं पर कंस्ट्रक्शन के कार्यों में मजदूरी करने लगे हैं, यानी मालिक से मजदूर हो गए हैं। कुछ ने यहीं आसपास रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ों की दुकानें खोल ली हैं। नए बस रहे क्षेत्र में, जहां अभी कोई विशेष सुविधा नहीं है, ये दुकानें ठीक ठाक चल रही हैं। आज से 6 वर्ष पूर्व जब सौरभ जी ने फ्लैट बुक कराया था, तब यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही थी। कुछ एक बहुमंजिली इमारतें उस समय आकार ले रही थीं। ये क्षेत्र नया बस रहा था, इसलिए अपेक्षाकृत सस्ता था। अब 4 वर्ष पश्चात उनकी सेवानिवृत्ति है। सेवानिवृत्ति से पूर्व नया घर लेकर सौरभ जी निश्चिंत हैं। सौरभ जी इसी शहर के घनी आबादी वाले एक मोहल्ले के छोटे से घर में रहते हैं। घर यद्यपि अपना है, किंतु छोटा है। बेटे के विवाह के पश्चात
बहू के आ जाने से उस छोटे से घर में रहने में परेशानी होने लगी है। दूसरा मकान तो सौरभ जी को लेना ही था। थोड़ा बड़ा घर लेने का सपना उनके बच्चों ने आंखों में तब डाल दिया था जब वे किशोर वय के होने लगे थे। बच्चे कॉलेज के मित्रों के घर जाने लगे थे। उनके मित्र भी कभी कभार बच्चों से मिलने घर आने लगे थे। पापा, क्या हम थोड़ा सा बड़ा घर नहीं ले सकते? सौरभ जी की बेटी उस दिन अपनी मित्र स्वर्णा के घर से आई थी। बेटी की बात सुनकर सौरभ जी निरुत्तर हो गए थे। पापा बताइए ना, बेटी ने पुनः पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं ले सकते, सौरभ जी ने कहा। पापा, स्वर्णा का घर बड़ा और कितना खुला है। उसका घर बहुत अच्छा लगता है। उसके घर के बाहर लॉन है, खूब रंग बिरंगे गमले सजे हैं। बाहर बड़ी जगह में गाड़ी खड़ी रहती है। बड़ा अच्छा लगता है पापा। बेटी की बात सौरभ जी ध्यान से सुन रहे थे। पापा, उसका घर खुले एरिया में है, कंजस्टेड नहीं है, बेटी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। बेटी की बात सुनकर सौरभ जी खामोश अवश्य थे, किंतु उनका मन किसी सोच विचार की ओर अग्रसर हो रहा था। सोच विचार ये कि क्या सचमुच ये मोहल्ला जिसमें वो रहते हैं कंजस्टेड है, नई जनरेशन के रहने लायक नहीं है? सौरभ जी ने इस प्रकार सोचा ही न था, बल्कि उन्हें सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। ये घर सौरभ जी के पिता का घर था। बचपन से यहीं इन्हीं सकरी गलियों में पले बढ़े सौरभ जी ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये मोहल्ला कंजस्टेड है। सौरभ जी और दूसरे शहर में ब्याह दी गई उनकी दोनों बहनें सभी इस घर में रहे, पढ़ाई लिखाई की। सौरभ जी के मित्र भी इसी घर में आते जाते रहे, किंतु सौरभ जी को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये मकान छोटा है तथा कंजस्टेड एरिया में है। शिक्षा पूरी होते ही नौकरी पाने की जद्दोजहद, नौकरी मिलते ही विवाह, फिर बच्चे। नौकरी मिलने और विवाह होने की खुशी उत्तरदायित्व में परिवर्तित हो गई। जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। जीवन तेजी से आगे भागता जा रहा था। उत्तरदायित्वों की श्रृंखला ने यह सोचने का अवसर ही न दिया कि यह मकान छोटा है या कि यह एरिया कंजस्टेड। बच्चों ने बताया है तो अवश्य ही ये ऐसा है। सौरभ जी का मन नया व कुछ बड़ा घर लेने के सोच विचार की ओर अग्रसर हो गया। उन्होंने इस शहर में मकान और मूल्य देखना परखना प्रारंभ कर दिया। मकान तो कई देखे, किंतु उनके मूल्य सुनकर सौरभ जी का मन डावाडोल होने लगता। मूल्य इतने अधिक कि सौरभ जी सोच भी नहीं सकते। तो क्या इतनी महंगी हो गई हैं ज़मीनें शहर में? सौरभ जी तो सोच भी नहीं सकते इतना महंगा मकान लेने के लिए। उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है। मध्यम वर्ग के ऐसे लोगों के लिए एक शब्द प्रचलित है, हैंड टू माउथ। बस ऐसी ही थी सौरभ जी की आर्थिक स्थिति। सरकारी महकमे में बड़े बाबू सौरभ जी के पीएफ में कुछ धनराशि, जिसे सरकार द्वारा कटौती करके जमा करा दी जाती है, वो थी। इसके अतिरिक्त बहुत थोड़ी सी धनराशि बमुश्किल बैंक में जमा कर देते हैं, ये सोचकर कि वक्त बेवक्त आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। इतनी कम धनराशि से मकान लेने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि सौरभ टंडन के पास नहीं है, तो मकान लेने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? सौरभ जी का मन भी तो होता है कि बड़े घर और अच्छी कॉलोनी में रहने का, किंतु कैसे रहें? सौरभ जी ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ सस्ता मकान ढूंढते रहे, अपने परिचितों ऑफिस के सहयोगियों से कहते रहे। जिससे भी कहते वही पूछता, बजट कितना है? सौरभ जी कुछ कह ना पाते, बस इतना ही बोल पाते कि एक सस्ता और साफ सुथरी कॉलोनी में अच्छा मकान लेना है। सामने वाला मुस्कुराकर रह जाता। कुछ ये भी कह देते कि ऐसा मकान लेने के लिए आपको बड़ी धनराशि का लोन लेना पड़ेगा। आपकी शेष नौकरी और वेतन के हिसाब से लगता नहीं कि इतना बड़ा लोन आपको मिल जाएगा। ये सब सुनकर सौरभ जी की हिम्मत पस्त होने लगती थी। सुनिए सौरभ बाबू, ललितपुर एरिया में नई प्लॉटिंग हो रही है, नए नए फ्लैट्स बन रहे हैं। नया एरिया है, अभी विकसित हो रहा है, कुछ सस्ता है। देखना चाहें तो उधर ही देख लीजिए, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। एक दिन सौरभ जी के कार्यालय के एक सहयोगी ने कहा। सहयोगी की कुछ बात सौरभ जी को समझ में आई, कुछ नहीं। एक दिन सौरभ जी ने मन बना लिया और ललितपुर की ये साइट देखने चले आए। शहर के बाहरी हिस्से में विकसित हो रहा ये क्षेत्र खूब विस्तृत था। ललितपुर में प्रवेश करते ही ऐसा आभास हुआ कि ये क्षेत्र इस शहर का हिस्सा नहीं है, अलग कोई नया शहर है। चौड़ी व्यवस्थित सड़कें, दोनों ओर बड़े बड़े प्लॉट
तथा निर्माणाधीन ऊंचे ऊंचे बने अधबने फ्लैट्स दिख रहे थे। खंड खंड बनी कॉलोनियों के बीच में विकसित होते पार्कों को देखकर ये अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि आने वाले समय में ये क्षेत्र एक अच्छी साफ सुथरी कॉलोनी के रूप में विकसित हो जाएगा। कुल मिलाकर सौरभ जी को एक कॉलोनी अच्छी लग रही थी। वहाँ से लौटकर सौरभ जी जब अपने मोहल्ले में वापस आए तो उन्हें पहली बार अपने मोहल्ले की गलियाँ सकरी और मोहल्ला कंजस्टेड लगा। मनी मन उन्होंने सोचा कि बच्चे सही कहते हैं। सौरभ जी ने खुले वातावरण में थोड़ा बड़ा मकान लेने का मन बना लिया। स्वतंत्र मकान तो यहाँ भी महंगे थे, अतः एक नए बन रहे बहुमंजिली बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक करा लिया। बैंक से लोन भी आसानी से मिल गया, जो उनकी शेष बची नौकरी में आराम से चुकता हो जाएगा। नया घर बुक कराकर सौरभ जी प्रसन्न थे। मकान की किस्त कट जाने के पश्चात भी घर ठीक से चल रहा था। मकान अभी फिनिश नहीं हुआ था। ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम धीरे धीरे ही सही सुचारू रूप से चलता है। बस ऐसा ही कुछ था ललितपुर में। अभी वहाँ रोज़मर्रा की आवश्यकता की कोई दुकानें उपलब्ध नहीं थीं। मसलन राशन पानी, साग सब्जी, दवा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि। कोई परिवार अपने अधवने मकान में आकर रह रहा था तो उसे इन चीज़ों के लिए मुख्य शहर की ओर आना होता था। अतः सौरभ जी का इतनी शीघ्र ललितपुर शिफ्ट होने का प्रश्न ही नहीं था। समय तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा था। बेटा बीटेक के पश्चात एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। सौरभ जी चाहते थे कि बेटे का विवाह कर दें, एक उत्तरदायित्व पूरा हो जाए, क्योंकि बेटी की शिक्षा भी पूरी होने वाली थी। बेटी की शिक्षा पूरी करने के पश्चात उसका विवाह कर एक और बड़ी जिम्मेदारी पूरी करनी थी। बेटे की नौकरी के पश्चात एक दो रिश्ते स्वतः आए और एक दो सौरभ जी ने ढूंढे। उन्हीं में से एक लड़की का चयन कर आपसी सहमत से बेटे का विवाह कर दिया। सुनिए, आपकी सेवानिवृत्ति के 4 वर्ष शेष रह गए हैं। उसी नौकरी में बेटी का ब्याह भी करना है और मकान का लोन भी चुकता करना है। कैसे होगा ये सब? मुझे तो फिक्र होने लगी है। एक दिन पत्नी ने कहा। सौरभ जी जानते थे कि पत्नी की चिंता उचित है। ये यथार्थ है कि इन सब चीज़ों के लिए उनके पास कोई संचित धनराशि नहीं है। तुम फिक्र ना करो, ये सब पूरा हो जाएगा। मेरे भविष्य निधि में जो पैसा है उन्हें बिटिया की शादी में निकाल लूँगा, सभी काम पूरे हो जाएंगे, सौरभ जी ने पत्नी को समझाते हुए कहा। बहू के आने के बाद घर में रहने में सबको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा था। बेटे बहू को एक कमरा अलग दे देने के पश्चात बेटी छोटे से ड्राइंग रूम में सोफे पर सोने लगी थी। सौरभ जी की पत्नी सोचती कि यदि कोई रिश्तेदार आ गया और उसे रात में रुकने की आवश्यकता पड़ गई तो कुर्सियों को एक तरफ खिसका कर स्थान बनाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं था। अच्छा तो ये है कि रात्रि में ठहरने वाले कोई रिश्तेदार नहीं आते। जो भी आते हैं दिन में ही मिलजुल कर चले जाते हैं। नया फ्लैट पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। अब आसपास रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुएं भी मिलने लगी थीं। अनेक घरों में लोग रहने भी आ गए थे, किंतु अभी तक बहुतायत मकान खाली थे। आज सौरभ जी के इसी नए फ्लैट की पूजा है। उनकी कोशिश यही है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएं। बेटी का विवाह अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये फिक्र उन्हें नए घर की खुशी को अनुभव करने नहीं दे रही है। आज गृह प्रवेश के दिन वो हड़बड़ाए, अस्थिर और दुविधा की स्थिति में हैं। जो भी हो, पंडित जी ने पूजा प्रारंभ कर दी है। शाम के तीसरे पहर तक पूजा समाप्त हो गई। कुछ देर और वहाँ रुकने के पश्चात सौरभ जी मैं परिवार के आ गए। अगले दिन से वही दिनचर्या, घर से कार्यालय, कार्यालय से घर। अब बस एक ही उत्तरदायित्व शेष था, बेटी के विवाह का, जिसकी चिंता सौरभ जी व उनकी पत्नी को रहती थी। पापा, क्यों ना हम नए घर में शिफ्ट हो जाएं? घर लगभग बनकर तैयार है, लोग वहाँ रहने भी लगे हैं, एक दिन बेटे ने कहा। सौरभ जी बेटे का मुंह देखने लगे। अभी वो नए घर में शिफ्ट होने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। शहर के बाहरी हिस्से में होने के कारण वहाँ भी शिफ्ट होने में कई दुश्वारियाँ हैं। पहली बात तो ये कि सौरभ जी का ऑफिस वहाँ से दूर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि आवश्यकता की सभी चीज़ें वहाँ नहीं मिलती। पापा, जब मकान तैयार है तो क्यों ना हम ठीक से रहें? यहाँ रहने में थोड़ी परेशानी होती है, सौरभ जी को चुप देख बेटे ने कहा। वो तो ठीक है बेटा, किंतु रहने से पूर्व मकान के कुछ अधूरे काम पूरे करने होंगे। उसके लिए अभी पर्याप्त पैसे तो है नहीं,
सौरभ जी ने कहा। सब हो जाएगा पापा, बेटे ने निश्चिंतता से कहा। सौरभ जी की पत्नी की भी यही इच्छा थी कि अब नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, सबको रहने में परेशानी हो रही है। इसी कारण पत्नी ने शीघ्र गृह प्रवेश की पूजा रखवाई थी। सौरभ जी सोच रहे थे कि मकान में अच्छा खासा काम शेष है जो गृह स्वामी अर्थात उन्हें करना है। जैसे ही प्लम्बरिंग का काम भी अधूरा है, टोंटियाँ लगवानी है, वायरिंग का भी कुछ काम शेष है, घर के मुख्य प्रवेश का दरवाज़ा मजबूत और डबल करवाना, खिड़कियाँ सिंपल हैं, उनमें भी लोहे की ग्रिल की मजबूत खिड़कियाँ लगवानी पड़ेंगी। सौरभ जी ने देखा कि लोगों ने अपने घर की बालकनी भी अपने अनुसार ऊंची करा रखी है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से बालकनी की रेलिंग भी ऊंची करवानी पड़ेगी। छोटे छोटे काम अवश्य हैं, किंतु इनको करवाने में अच्छा खासा पैसा खर्च होगा। सौरभ जी के लिए ये अतिरिक्त व्यय एक बड़ी धनराशि की भांति है, जिसकी व्यवस्था करना उन्हें इस समय कठिन प्रतीत लग रहा था। बेटे की बात सुनकर सौरभ जी चिंतित हो उठे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? बेटे, रणवीर से कहकर देखिए, वो भी कुछ आर्थिक मदद कर दे। उसकी नौकरी भी तो 5-6 वर्ष पुरानी हो गई है। अब तक तो सब कुछ आपने किया ही है। बाल बच्चों की भी कोई जिम्मेदारी होती है कि नहीं? उसका खाना पीना सब हम लोगों के साथ है। उसके पास अवश्य कुछ पैसे होंगे। आखिर बच्चों के कहने से ही तो हम लोगों ने मकान लिया है। इतने बड़े खर्चे में फंस गए हैं हम लोग। पत्नी की बात सौरभ जी सुन रहे थे। हमारा क्या, हमारी तो आधी से अधिक उम्र इसी मोहल्ले में कट गई। हमारे बाद नए मकान में बच्चे ही तो रहेंगे। पत्नी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। पत्नी की बात सौरभ जी को उचित लग रही थी। शाम को कार्यालय से आने पर सौरभ जी ने पैसे से संबंधित ये सभी बातें बेटे से कहीं। पापा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बेटे ने कहा। क्यों, सैलरी में से बचा कर नहीं रखते हो? सौरभ जी ने बेटे से पूछा। नहीं पापा, कुछ नहीं बचता। आप लोगों के साथ हमारा खाना पीना ही तो है, बाकी खर्चे तो अपने मैं स्वयं ही उठाता हूँ। बेटे का सीधा सपाट उत्तर सुन सौरभ जी चुप रह गए। बेटा अपने कमरे में चला गया। कुछ देर में भोजन तैयार हो गया। सबने एक साथ बैठकर भोजन किया। इस दौरान डाइनिंग टेबल पर एक अजीब सी परायेपन सी चुप्पी पसरी रही। भोजन कर सब अपने अपने रूम में चले गए। बेटी ड्राइंग रूम में। नए घर में शिफ्ट होना है तो शेष कार्य मुझे ही पूरे कराने होंगे, सौरभ जी ने बेड पर लेटे लेटे पत्नी से कहा। हाँ, रणवीर हाथ लगाने वाला नहीं है, पत्नी ने लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए कहा। अभी गर्मी बहुत है, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो 2-3 महीने में काम शुरू करवाते हैं, सौरभ जी ने कहा। पत्नी की चिंता उनसे छुपी न थी। वे इस समय पत्नी को आश्वस्त करना चाहते थे कि चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मौसम बदला, गर्मी कुछ कम हुई। सौरभ जी ने बेटी के ब्याह के लिए बचा कर रखे पैसों में से कुछ पैसे निकाले और नए फ्लैट की फिनिशिंग का काम प्रारंभ करवा दिया। लेबर, मटेरियल सब कुछ इतना महंगा था कि अनुमान से अधिक पैसे लग रहे थे। 15 दिनों से काम चल रहा था, अभी भी कुछ काम शेष था। गर्मी और उमस से भरा हुआ मौसम। काम यद्यपि ठेके पर दे रखा था, किंतु काम देखने सौरभ जी प्रतिदिन वहाँ जाते थे। कभी कभी बेटा भी बहू के साथ वहाँ जाता था। अंततः नए फ्लैट के अधूरे काम पूरे हो गए। घर रहने के लिए तैयार था। सुनिए जी, अपने इस पुराने घर को हम लोग बेच दें तो अधिक अच्छा है। क्या करेंगे 2-2 घर रखकर? हाउस टैक्स, बिजली का बिल, वाटर टैक्स सब डबल देना पड़ेगा। वैसे भी यहाँ क्या रखा है गली कूचे वाले मकान में, पत्नी ने कहा और सौरभ जी पत्नी का मुंह देखने लगे। पत्नी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कि उसने बहुत समझदारी भरी बात कह दी हो। ऐसे भाव पत्नी के चेहरे पर कभी कभी ही आते हैं। सौरभ जी कुछ नहीं बोले। पुराना घर बेचने का उनका अभी कोई इरादा नहीं था। इधर बेटा बहू नए घर को देखने अक्सर जाने लगे थे। सौरभ जी को अच्छा लगता कि बेटा उत्तरदायित्व समझ रहा है। उसके जाने से सौरभ जी निश्चिंत हो जाते। चलिए किसी दिन मकान में चलते हैं, जब से मकान कंप्लीट हुआ है तब से मैं गई ही नहीं हूँ, एक दिन रविवार को पत्नी ने कहा। किसी दिन क्यों, चलो आज ही चलते हैं, सौरभ जी ने पत्नी से कहा। सौरभ जी की बात सुनकर पत्नी का चेहरा खिल उठा। चलो भोजन करने के उपरांत हम वहीं चलकर आराम करते हैं, शाम तक घूम फिर कर आते हैं। नए मकान में बैठने की कोई व्यवस्था न थी, अतः पत्नी ने एक मोटी चादर स्कूटर की डिक्की में रख ली थी। सौरभ जी पत्नी के साथ चल पड़े। देखिए इधर कितनी साफ सुथरी चौड़ी सड़कें हैं। सड़क के बीच डिवाइडर पर किस्म किस्म के फूलों के हरे भरे पेड़ लगे हैं।
सड़क के दोनों ओर लगे पंक्तिबद्ध घने वृक्ष लहरा रहे हैं। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा हुआ जो आपने इधर मकान ले लिया। स्कूटर के पीछे बैठी पत्नी कहती जा रही थी। सौरभ जी स्कूटर चला रहे थे तथा पत्नी की बात सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वे पत्नी का चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे, किंतु उन्हें प्रतीत हो रहा था कि पत्नी खूब प्रसन्न है। कितनी साफ सुथरी कॉलोनी है। ना कहीं बेतरतीब खुली नालियां बह रही हैं, ना कहीं सड़कें खुदी पड़ी हैं, ना कहीं सकरी गली, ना कहीं कूचा। सौरभ जी समझ गए कि पत्नी इस कॉलोनी की प्रशंसा तो कर ही रही है, साथ ही अपने पुराने मोहल्ले से तुलना कर रही है और उसकी कमियां भी बता रही है। कुछ ही देर में सौरभ जी अपने नए फ्लैट में पहुंच गए। कितना बड़ा और हवादार ड्राइंग रूम है। कमरे का ताला खोलकर जैसे ही सौरभ जी ने भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने कहा। सौरभ जी ने मन ही मन सोचा कि हमारे घर के छोटे छोटे कमरों से कहीं अधिक बड़ा ये ड्राइंग रूम है। अभी खाली है, इसलिए और अधिक बड़ा और साफ दिख रहा है। पत्नी ने साथ लाई चादर थैले से निकाली और फर्श पर बिछा दी। इतनी देर में सौरभ जी बाथरूम से फ्रेश होकर आ गए और चादर पर बैठकर आराम करने लगे। पत्नी सभी कमरे, रसोई आदि के दरवाजे खोल खोल कर देखने लगी। सौरभ जी तो अक्सर ही आते रहते हैं, पत्नी बहुत दिनों बाद आई थी, इसलिए ये स्वाभाविक था। घर का निरीक्षण करने के पश्चात पत्नी बाथरूम गई। कितना अच्छा बाथरूम है। एक तो कमरे से अटैच है, दूसरा नहाना धोना साथ है। बाथरूम से हाथ मुंह पोंछती बाहर आती पत्नी ने कहा। पत्नी भी सौरभ जी के साथ बैठ गई। वे दोनों इस मकान और कॉलोनी के बारे में ही बातें कर रहे थे। सुनिए जी, बालकनी से मैंने देखा है कि ठीक हमारे सामने की सड़क के उस पार एक पार्क भी है। जब हम यहाँ रहेंगे तो प्रतिदिन टहलने चला करेंगे। खुली हवा में टहलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे पुराने घर के आसपास ना तो घूमने फिरने की जगह है और ना कोई पार्क। दिन भर घर में बैठे बैठे ऊब जाओ। प्रसन्नता और उत्साह से भरा था पत्नी का स्वर। सौरभ जी मुस्कुरा पड़े। अच्छे अच्छे लोग इधर रहते हैं। पत्नी की बातें खत्म नहीं हो रही थीं। उनका बोलना सौरभ जी को अच्छा लग रहा था। और नहीं तो क्या, अच्छी नौकरी वाले पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन इधर घर लिए हैं। झुग्गी झोपड़ी टूटे फूटे मकान वाले इधर नहीं हैं, ना ही उस तरह के घर हैं। सौरभ जी ने पत्नी से कहा। पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर बातें करने के पश्चात पत्नी फर्श पर बिछी चादर पर एक ओर लेट गईं। कदाचित वे थक गई थीं। सौरभ जी उठकर खिड़की के पास चले गए और इधर उधर देखने लगे। इस समय कॉलोनी में सन्नाटा सा था। इक्का दुक्का लोग कार से आते जाते दिख रहे थे। बाहर तीव्र धूप थी। सौरभ जी की इच्छा शीतल जल पीने की हो रही थी। उन्होंने बाहर देखने की कोशिश की कि कहीं कुछ बिकता हुआ दिख जाए। इस कोशिश में सौरभ जी को अपनी बिल्डिंग के सामने एक रंगीन गुमटी टाइप दुकान दिखी। गुमटी के बाहर दीवारों पर ठंडे पेय के चित्र लगे थे। सौरभ जी ने सोचा कि अवश्य यहाँ ठंडे पानी की बोतल मिल जाएगी। सुनो, मैं नीचे जा रहा हूँ, सामने एक दुकान दिख रही है, शायद देखो पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं। सौरभ जी ने पत्नी से कहा। अच्छा। पत्नी ने कहा। वो हल्की नींद में थीं। दरवाज़ा भिड़ा है, देखना, ध्यान रखना, कहते हुए सौरभ जी लिफ्ट की ओर बढ़ गए। सौरभ जी ने देखा दुकान ठीक ठाक थी। पानी, कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, ब्रेड, दूध, दही आदि रोज़मर्रा की चीज़ें उस दुकान में मिलती थीं। सौरभ जी ने पानी की एक बोतल और बिस्कुट लिया तथा चल दिए। सौरभ जी की इच्छा एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने की भी हो रही थी, किंतु अपनी और पत्नी की डायबिटीज़ का ख्याल रख उन्होंने इरादा छोड़ दिया। अरे, आप बड़ी जल्दी आ गए। दरवाज़ा खुलने की आहट से पत्नी उठकर बैठ गई। हाँ, दुकान सामने ही है। ये लो ठंडा पानी और बिस्कुट। बिस्कुट और पानी की बोतल चादर पर रखते हुए सौरभ जी ने कहा। पत्नी उठकर हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गईं। सौरभ जी भी फ्रेश होने दूसरे कमरे के बाथरूम में चले गए। अभी बहुत धूप है, थोड़ा दिन ढले तब घर चलते हैं, बिस्कुट खाते हुए पत्नी ने कहा। हाँ, सौरभ जी बोले। शहर के बाहरी हिस्से से लगा हुआ ये इलाका खुला हुआ है। कंस्ट्रक्शन के कारण वृक्ष आदि कट चुके हैं। सब कुछ व्यवस्थित बस जाने के पश्चात और अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे। पार्क भी विकसित होंगे। अभी ये क्षेत्र उजाड़ सा है। पत्नी जानती हैं कि स्कूटर में धूप लगेगी, इसलिए वो धूप ढलने के बाद घर चलने की बात कह रही हैं। सौरभ जी भी निश्चिंत होकर बैठ गए। सुनिए, वो बड़ा कमरा हम लोग बेटे को दे देंगे। हम लोगों के लिए वो पीछे का छोटा कमरा ही ठीक रहेगा। अटैच बाथरूम और बालकनी उस कमरे से भी लगी है।
पत्नी की बात सुनकर सौरभ जी मुस्कुरा पड़े। क्यों ना इस बार दिवाली इसी घर में मनाई जाए, उस समय मुहूर्त अच्छा है, दिवाली में ही यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। पत्नी ने सौरभ जी की ओर देखते हुए पूछा। हाँ हाँ, विचार तो अच्छा है, देखते हैं घर में सबकी सहमति क्या है। घर तो रहने योग्य पूरी तरह तैयार है, सौरभ जी ने कहा। तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ। सौरभ जी ने अपने नए घर को ताला लगाया, पत्नी को स्कूटर के पीछे बैठाया और घर की ओर चल पड़े। तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया था, किंतु कॉलोनी की सड़कें अब भी तप रही थीं। गर्म हवा के थपेड़े चेहरे को झुलसा दे रहे थे। जुलाई माह प्रारंभ हो गया था, किंतु बारिश के कहीं आसार न थे। कितनी गर्मी हो रही है, पानी बरसने के कहीं आसार नहीं हैं। पीछे स्कूटर पर बैठे बैठे पत्नी ने कहा। हाँ, पेड़ पौधे कट गए हैं, शहर बढ़ता जा रहा है, पानी कहाँ से बरसेगा, सौरभ जी ने कहा। इसी प्रकार बातचीत करते करते घर आ गया। सौरभ जी घर आए तो बेटी बहुत खुश थी। कैसा लगा पापा वहाँ? आते ही उसने पूछा। अच्छा था, बहुत अच्छा, बेटी के प्रश्न का उत्तर पत्नी ने दिया। मुस्कुराती हुई बेटी रसोई में गई और मम्मी पापा के लिए चाय और पोहा बनाकर लाई। वो जानती थी कि सुबह के गए मम्मी पापा भूखे होंगे, ऊपर से इन्हें डायबिटीज़ भी है। पापा, आपको कैसा लगा वहाँ? शाम को ऑफिस से घर आते बेटे ने भी यही प्रश्न पूछा। अच्छा लगा, साफ सुथरी कॉलोनी है, खूब हवादार। घर के सामने सड़क पार करते ही बड़ी सी पार्क है। इस बार भी पत्नी ने ही शीघ्रता से बेटे के प्रश्न का उत्तर दिया। सौरभ जी बस मुस्कुरा पड़े। सोच रहे हैं अब के दिवाली वहीं मनाएं, नवरात्रि में अच्छा मुहूर्त है, उन्हीं दिनों दशहरे तक हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर बेटा अपने कमरे में चला गया। पत्नी भी घर काम धंधे में लग गई। मैं ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी पर समाचार देखने लगा। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। एक माह व्यतीत हो गया। इस बीच बेटा और बहू भी एक दो बार नए घर के चक्कर लगा आए। लौट कर आने के पश्चात वे कोई बात नहीं करते। पत्नी अवश्य गाहे बगाहे कहती कि यहाँ उमस और गर्मी बहुत है, घर में कहीं से ताज़ा हवा नहीं आती। नया फ्लैट कितना हवादार है, एक भी खिड़की खोल दो तो गर्मी में भी ठंडी हवा आती है। इसी प्रकार पत्नी नए फ्लैट की प्रशंसा करती रहती। मसलन जाड़ों में भी बड़ा आराम रहेगा, इतनी बड़ी छत है, लिफ्ट से सेकंडों में छत पर पहुंच जाएंगे, आदि आदि। समय आगे बढ़ता जा रहा था। देखते देखते शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गई। कहिए तो पंडित जी से एक बार पुनः मुहूर्त पूछ लें। वैसे कहा जाता है कि गृह प्रवेश की पूजा के पश्चात कभी भी नए घर में रहा जा सकता है। एक दिन अवकाश में बेटे को भी घर में देख पत्नी ने अपनी बात कही। माँ, उस घर में इतने लोग रहेंगे कैसे? 2 बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम, सभी वहाँ चले जाएंगे तो रहने में सबको परेशानी होगी। बात वही हो जाएगी यहाँ की तरह, बेटे ने कहा। बेटे की बात सुनकर पत्नी मेरा मुंह देखने लगी, मैं पत्नी का। 2 घर हैं, कुछ लोग यहाँ रहें कुछ वहाँ, यहाँ का घर भी खाली नहीं रहना चाहिए, बेटे ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। कौन यहाँ रहेगा, कौन वहाँ? अभी तो घर का थोड़ा लोन चुकाना शेष है, सौरभ जी ने बेटे से कहा। पत्नी का फक्त सफ़ेद चेहरा देखकर सौरभ जी का मन द्रवित हो गया। वो तो पापा धीरे धीरे चुकता हो ही जाएगा, नया घर थोड़ी ना खाली छोड़ देंगे। मैंने और शगुन अर्थात बेटे की पत्नी ने तय किया है कि हम दशहरे के आसपास वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। 1-2 छुट्टियाँ रहेंगी, 1-2 और ले लेंगे, बस काम हो जाएगा। बेटा अपनी रौ में बोलता चला जा रहा था। उसे सौरभ जी या अपनी माँ की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। तेरी माँ की बड़ी इच्छा है नई कॉलोनी में रहने की, सौरभ जी ने कहा। पापा, आप लोग शुरू से ही यहाँ रहे हैं, आप लोगों को वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। जब भी इच्छा हो आप लोग हमसे मिलने आते रहिएगा, आएंगे नहीं क्या? मेरी बात पूरी होने से पहले बेटे ने अपनी बात पूरी कर दी। दीदी आप लोगों के साथ ही रहेगी, आप लोगों को कोई परेशानी थोड़े ना होगी, बेटा सीधे सपाट स्वरों में अपनी बात कहता जा रहा था। सौरभ जी व उनकी पत्नी के पास मानो चुप रहने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग न था। दशहरे में बेटे बहू ने अपने सामानों की पैकिंग कर ली। एक दिन एक मैटाडोर दरवाजे पर खड़ी हुई और बेटे का सामान रखा जाने लगा। सौरभ जी और उनकी पत्नी चुपचाप मैटाडोर में सामान रखते हुए देखते रहे। पापा, आप भैया से कह नहीं सकते थे कि आप और मम्मी ने जीवन में संघर्ष करके ये सब प्राप्त किया है? इस उम्र में आप लोगों को भी ठीक से रहना है।
आखिर आपने ही तो ये मकान लिया है। बेटी ने पापा मम्मी को उदास देखा तो कहा, कह सकते थे बेटा, हम बिल्कुल कह सकते थे, किंतु बच्चों के सुख के समक्ष माता पिता के लिए अन्य सभी सुख आराम गौण हैं। हम बेटे से वहाँ न जाने के लिए कह देते तो वो शायद न जाता वहाँ, किंतु पिता पुत्र के स्नेह का रिश्ता सदा के लिए खत्म हो जाता। ये सब किसके लिए किया था? उसी के लिए तो किया था। हमारे बाद उसी का था। वो नासमझ है, हम तो नहीं। सौरभ जी ने बेटी से कहा। बहू अपने कमरे में पुराने सामानों को एक कोने में डालकर नई व अच्छी वस्तुओं को मेटाडोर में रखवा रही थी। देखते देखते ले जाने योग्य नए व अच्छे सामानों को मेटाडोर में रखवाया जा चुका था। पापा, अच्छा हम लोग चलते हैं। ये सारा सामान घर में व्यवस्थित करने में सप्ताह 10 दिन लग जाएंगे। यदि समय मिले तो कुछ दिनों पश्चात आप लोग उधर आइएगा, बेटे ने कहा और बहू के साथ निकल गया। बाहर से आती हुई मेटाडोर के स्टार्ट होने की आवाज़ यूँ प्रतीत हो रही थी मानो आकाश से कोई बिजली टूटकर भूमि पर गिर गई हो। पापा, अब मैं, आप और मम्मी ही यहाँ रहेंगे। भैया भाभी नए घर में रहेंगे, बेटी जो अब भी दुनिया की रीत समझ नहीं पाई थी ने कहा। हाँ बेटा, लग तो ऐसा ही रहा है, सौरभ जी ने बेटी से कहा। कुछ पैसे मकान के लोन के और शेष रह गए हैं, वो भी चुका दूंगा। तुम्हारा विवाह भी अपनी हैसियत के अनुसार ठीक से करूंगा। बेटी को उदास देख सौरभ जी उसे समझाते हुए बोले। पापा, कहकर बेटी चुप रह गई। सौरभ जी बेटे के कमरे में गए ये देखने कि कहीं उसका कोई आवश्यक सामान तो नहीं छूट गया है। सुनिए, खिड़की खोल देने पर यहाँ भी हवा कुछ कम ठंडी नहीं आती। सौरभ जी को बेटे के कमरे की ओर जाता देख पत्नी भी वहाँ आ चुकी थी। अरे, यहाँ इतना सारा पुराना सामान कोने में पड़ा है। कोने में पड़े पुराने सामानों के ढेर को देखती हुई पत्नी ने कहा। हाँ, वो इन्हें यहाँ छोड़ कर गए हैं, सौरभ जी ने पत्नी से कहा। इस समय कोने में पड़ा पुराना सामान सौरभ जी को अपने अस्तित्व से मेल खाता प्रतीत हो रहा था, जिसे बेटा अनावश्यक समझकर छोड़ गया है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी हवाएं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।